कार्यकर्ता थे और भीमराव जी ने कहा कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भले ही वो भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से काम करते थे, रजिस्टर्ड नंबर नहीं लिखते थे, लेकिन उनको भी कानूनी अड़चने आती थी जगह जगह पर। Everyone, please follow, like, share, comment, and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जो सर आपने बताया बहुत ही संघर्षपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य और इतिहास बताया, जो सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, प्रेरणादायी है और इससे आगे काम करने की बहुत अच्छे से प्रेरणा मिलती है, एक रास्ता मिलता है। तो और कौन-कौन से कार्य संस्मरणीय कार्य है? बहुत सारे हो गए, महत्वपूर्ण कार्य है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? जैसे आपने दीक्षा समारोह पूरे भारत वर्ष में ऐतिहासिक कार्य किया और विश्व के लिए एक प्रेरणादायी है। तो ऐसे कौन से कार्य रहे? वैसे हमारे जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो थे, अलग अलग स्थान पे हमने किया। अच्छा। जैसे अहमदाबाद में हुआ, दूसरा लखनऊ में हुआ, इधर मध्य प्रदेश में हुआ, जगह जगह हमने वो कार्यक्रम किए हैं। ये जो भोपाल में तो काफी बार हुआ, और जो बाबा साहब की जन्मभूमि है, पहले अभी तो सरकार वहां पे जयंती मनाती है, लेकिन सबसे बड़े जो अगर आयोजन है ना, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का रहता था वहां पर, यानी मऊ में। नागपुर में हमारा अधिवेशन हुआ 2003 में, 2005 में फिर भोपाल में का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। तो ये अधिवेशन जो है हमने जगह जगह हमने ये आयोजित किया है, रायपुर में भी किया है। तो ये अधिवेशन का जो प्रचार प्रसार है, और फिर संस्कार, जैसे छोटे बच्चों को हम चिवर पहनाकर, सामनेर बनाकर उनको 10 दिन का शिविर, बड़े लोगों का शिविर, महिलाओं का शिविर, तो इस तरह से हमने धम्म का प्रचार प्रसार का वो कार्य भी किया है। तो ये संस्था के माध्यम से हमने पूरे एज बुद्धिस्ट सोसाइटी के इसमें, और जैसा मैंने कहा कि इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल, ये जो 4 प्रमुख जो शहर है, उसमें बड़े बड़े जो बुद्ध विहार है वो सिर्फ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से है, वही रजिस्टर्ड नंबर। हम इधर महाराष्ट्र में इतना देखने को नहीं मिलता कि भाई संस्था के नाम से जगह मिली हो और बुद्ध विहार बना हो, लेकिन हमने मध्य प्रदेश में वो कर दिखाया है, और वो संस्था के नियंत्रण में मतलब वो कार्य करते हैं। तो ये जो उपलब्धि रहेगी हमारी कि ये जो हमने, और उसी के माध्यम से हम आज तक यहाँ पर अभी तक जो कार्य किए हैं, और यहाँ तक, और मैंने जैसा कहा है कि मैं 30 वर्ष में नौकरी किया, हमने प्रमोशन नहीं लिया, क्योंकि प्रायोरिटी मेरी संस्था थी। और उसी की वजह से आज जो हूं मैं, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी होते रिटायर होने के बाद तो कोई, लेकिन मैं क्लरिकल में रहते हुए आज इस पद पे बैठा, जो बाबा साहब की संस्था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो मुझे एक अवसर मिला, सुअवसर मिला, ये मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी यानी उपलब्धि मैं मानता हूँ, जिसमें मेरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा। मेरी छोटी बच्ची रहती थी, लेकिन मेरी पत्नी वो सब संभालती थी, और मैं यानी पूरा कार्य करने के लिए एकदम फ्री रहता था। एक तो मैं पूर्णतः शाकाहारी हूँ, कोई शौक नहीं है, अंडा तक नहीं खाता। तो मैं समझता हूँ कि वो जो खर्चा उसमें डालते हैं, मटन खाना, बाकी जो अलग अलग जो आदतें रहती है, तो मेरा जो है ये धम्म का प्रचार प्रसार, ये संस्था का काम करना, यही मेरा ये रहता। और आज भी अगर मैं कहीं घूमता, अभी मैं उड़ीसा से जाकर आया, फिर गुजरात में गया, महाराष्ट्र में गया, और अभी मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ, तो ये जो खर्चा है, टिकट का खर्चा, मैं अपने जो पेंशन मिलता है उसमें खर्चा करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यही मेरा एक शौक है,
और उसी की वजह से जो मैं समझता हूँ कि लोग मुझे बोले ना बोले, कहे ना कहे, लेकिन मैं अपने आप को एक चरित्रवान आणि ईमानदार व्यक्ति के रूप में मैं अपने आप को स्थापित किया हो। तभी इतने लोग होने के बाद अभी एक 22 साल हो गए अध्यक्ष बनते हुए, रहते हुए, और इसमें जो शाखाएं गठन हुआ और जो महत्वपूर्ण जो अभी बात हुई, जो आपने 17th ये कर्मापा थिनले थाये दोर्जे, आपने नाम सुना होगा, यानी फ्रेंड्स इन धम्मा, उनके साथ हमने एक संस्था बनाई थी और उनके माध्यम से हमने मुंबई से लेकर चंद्रपुर, सांची, दतिया, अहमदाबाद, दिल्ली, जगह जगह हमने, भोपाल, जगह जगह हमने उनके साथ कार्यक्रम किए थे। कर्मापा जी हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते थे। तो ये एक उपलब्धि हो गई। दूसरा ये हुआ कि जो वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट, वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट जिसका हेडक्वार्टर थाईलैंड में है, तो उनके ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी को मैंने यानी रीजनल सेंटर के रूप में मान्यता दी है। वे नागपुर में बुद्धिस्ट सोसाइटी का ये रीजनल सेंटर है, वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट का, और उसके माध्यम से कई देशों में मुझे जाने का सुअवसर हुआ। इंटरनेशनल स्तर पे जो वैश्विक डे बनता है अलग अलग कंट्री में, तो वियतनाम से लेकर श्रीलंका वगैरह, वहां से मुझे जो आमंत्रण आता, निमंत्रण आता, चंद्रबोधी पाटिल, नेशनल प्रेसिडेंट दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मतलब अपन बुद्धिस्ट सोसाइटी को वहां तक पहुंचाने में हम सफल रहे हैं। और दूसरा मैंने ये जो कहा, कर्मापा जी के साथ हमारे बहुत अच्छे, मैं दलाई लामा जी, जब मैं भोपाल में था, दलाई लामा जी के लेकर मैंने सांची का भ्रमण किया। तो ये मेरे जीवन में, यानी ये संस्था के माध्यम से बड़े बड़े जो महापुरुष है उनके साथ संपर्क करने का, सहयोग करने का एक मुझे सुअवसर मिला। तो ये जो मेरी उपलब्धि रही है बुद्धिस्ट सोसाइटी में कार्य करते वक्त। धम्म के साथ आपने धम्म सहल किए होंगे, मतलब धम्म की जो यात्रा है, लोगों को साथ तो बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। वो कहाँ किया आप? नहीं, भोपाल में रहते हुए, जैसे कुशीनगर के महापंडित अपने ज्ञानेश्वर भंते जी हो गए, या बुद्ध गया हो गया, या सारनाथ हो गया। मैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का सदस्य भी हूँ, लाइफ मेंबर हूँ मैं, और इधर श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी का भी मैं यानी एग्जीक्यूटिव हूँ। तो इस तरह से जो ये जो अनागारिक धम्मपाल जी ने स्थापित की ये संस्था है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हूँ मैं। तो और जो ऑल इंडिया भिक्खु संघ है, मेरे कोई भी कार्यक्रम रहे, ऑल इंडिया भिक्खु संघ और समता सैनिक दल दोनों को साथ में लेकर मैं, यानी अधिवेशन में उनको समय देके उनके साथ में लेकर मैं कार्य करते रहा। मैं पूजनीय भिक्खु संघ का काफी आशीर्वाद रहा है, काफी सहयोग रहा है। सर, और मुझे बुद्ध का प्रचार प्रसार के साथ क्या आपने कोई शैक्षणिक कार्य किया है लोगों के लिए? नहीं, लोगों के लिए नहीं, उतना तो यही नहीं मिला। और आपको तो मालूम है कि ये जो कार्य होता है बिना आर्थिक हित से नहीं हो सकता, लेकिन अभी भविष्य में जो है काफी लोग जुड़े हुए हैं और इतनी शाखाएं हो गई है, तो हमारा जो प्रयास है और जो उद्देश्य है बुद्धिस्ट सोसाइटी का, यानी स्कूल कॉलेज का निर्माण करना, तो ये जो है तो वो पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। अभी मैं नागपुर में आया, नागपुर में अभी 7 साल हो गए, 35 साल तो मैं भोपाल में रहा, अभी 5-6 साल हो गए मैं ये नागपुर में निवास कर रहा हूँ। 2015 में हमने श्रीलंका से भगवान बुद्ध की अस्थियां जो आर्कोलॉजी में थी, तो वहां की अस्थियां हमने नागपुर में 10 दिन के लिए लाई थी। तो मेरा और आर्कोलॉजी का एग्रीमेंट होकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से हमने वो अस्थियां लाई।
तो भोपाल में, रायपुर में और महाराष्ट्र के कई स्थानों पर 10 दिन में हमने जगह जगह उसका लोगों को दर्शनार्थ रखा था। वो एक बात हो गई। और 24 मई 2017 को महाराष्ट्र शासन ने मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज उत्थान पुरस्कार उससे नवाजा गया, क्योंकि मैं धम्म के कार्य के इसमें ये एक उपलब्धि हुई। और मैं 2019 बहुत अभिनंदन आपका इस उपलब्धि के। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और 2019 में मैं 14 दिन के लिए मैं थाईलैंड में सामनेर बना था। तो मैंने वो जो भिक्षुओं की जो गतिविधियां रहती है, जीवन, मैंने 14 दिन कैसे रहते, क्योंकि यहाँ का जो भिक्षु संघ है और थाईलैंड का जो भिक्षु संघ है और वहाँ के जो बौद्धों की जो श्रद्धा है तो धम्म है। तो वो जो सुबह 5:30 बजे उठकर वो भिक्षुओं को दान देने के लिए वहां पे खड़े रहते हैं, तो ये देखकर मुझे तो बड़ा यानी आश्चर्य हुआ। अगर हमारा भिक्षु अगर समझ जाओ, अगर मेरे घर पर ही आता है तो हम तो सुबह सो के ही नहीं उठेंगे, तो भोजन कब देंगे, कब दान देंगे। लेकिन वहां पर जो थाईलैंड में मैंने देखा, सुबह 5:30 बजे से भिक्षु संघ चारिका के लिए जगह जगह घूमते हैं। और जो उपासक उपासिकाएं और छोटे बच्चे तक जो भी उनको है, छोटे बच्चे के द्वारा वो दान दिया जाता है। तो वो जो संस्कार बचपने से उनको रहता, मैंने देखा स्कूल के बच्चे, स्टूडेंट जैसा भिक्षु देखा तो प्रणाम करते हैं भिक्षुओं को। अभी वो संस्कृति हमारे बीच में नहीं आई हमारे अपने। तो बहुत कुछ बाहर के देशों से सीखने की भी बहुत आवश्यकता है। तो जब तक हम जाएंगे नहीं। भिक्षुओं के बारे में, भिक्षुओं के निर्माण के बारे में आपने कुछ कार्य किया होगा, तो कृपया उसके बारे में बताइए। देखिए, हमने जैसा मैंने बोला ना कि भाई जो छोटे छोटे बच्चों को हमने वहां पे 10 दिन का सामने शिविर दिया, कि उसमें से यानी कुछ लड़के मतलब बच्चे, लेकिन कोई माँ बाप है अपने बच्चों को ये भिक्षु संघ को दान देने के कोई मतलब वो आज तो भी नहीं है। जबकि मैं थाईलैंड में देखा है कि बिना भिक्षु बने उनकी शादी भी नहीं हो सकती, ये नियम है। श्रीलंका में देखिए 5 वर्ष के बच्चे सामनेर बनते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई मतलब योजना नहीं है, ना भिक्षु संघ का मतलब जैसे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो ये हमारी एक कमी है। बाबा साहब ने कहा था कि एक भिक्षु संघ का निर्माण बुद्धिस्ट सोसाइटी को करना है, लेकिन हमारा अधिकतर समय ये कोर्ट कचहरी में गया। जो कार्य करना चाहिए था सबके सहयोग से वो नहीं हुआ, तो उसका दुख तो मुझे पूरे जीवन भर रहेगा। क्योंकि जो समाज का नुकसान हम लोगों ने किया, हम मानते हैं, हम जिम्मेदार है कि हमारी वजह से, ये कोर्ट कचहरी की वजह से हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जो बाबा साहब की मंशा थी, आने वाले समय में आप इसका निर्माण करेंगे, ये आशा आपसे करता हूँ। बिल्कुल 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 करेंगे। जब तक यानी मेरा अभी मैं अम्बेडकर जो बाबा साहब के परिवार से आते हैं, उनके पोते हैं, तो वो भी कार्यरत है इस संस्था में। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके साथ काम करने का आपको अवसर मिला है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो ट्रस्टी चेयरमैन थे डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी, जो अभी 15 दिसंबर 2020 में उनका निधन हुआ कोरोना से। तो उन्होंने अपने जीवित रहते हुए एक प्रयास किया था, और भीमराव अंबेडकर जी के साथ एक बैठक हुई थी मुंबई में। मैं नहीं जा पाया था, लेकिन बैठक हुई थी कि अब हम साथ में मिलकर धम्म का प्रचार प्रसार और संस्था को आगे बढ़ाएंगे। ये पहल थी हमारे डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी ने। ज्योतिकर जी का हमारा यानी असामयिक यानी कोरोना से निधन हुआ, तो ये जिम्मेवारी मुझ पर आ गई। पिछले वर्ष जुलाई में माननीय भीमराव अंबेडकर जी का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने बोला स्वागत है, आप आइए।
और वे नागपुर में मेरे निवास पर आए, वे और कैप्टन प्रवीण निखाड़े जी, उनके जो सहयोगी है, माननीय भीमराव अंबेडकर जी दोनों आए, हमारे साथी कार्यकर्ता थे। और भीमराव जी ने कहा कि हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भले ही वो भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से काम करते थे, रजिस्टर्ड नंबर नहीं लिखते थे, लेकिन उनको भी कानूनी अड़चने आती थी जगह जगह पर, क्योंकि वे हम अधिकृत होने की वजह से वे उस संस्था का नाम नहीं ले सकते थे। तो उन्हें लगा कि नहीं, चलो अब साथ में मिलकर काम करने। तो मैंने उनको आश्वस्त किया और पहली बार हम उत्तर प्रदेश के मेरठ में हम पहली बार दोनों एक मंच पे आए, माननीय भीमराव जी आम्बेडकर, हम लोग, और उसमें ये घोषणा की कि आज के बाद हमारे बीच में कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, कोई दुरावा नहीं रहेगा, और साथ में मिलकर हम बाबा साहब के जो उद्देश्य है, जो बहुत खूब। और एक मैंने वो भी ये किया कि माननीय भीमराव अंबेडकर जी हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष रहेंगे। उन्होंने मान्य किया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, और साथ में हमने उनको ट्रस्टी भी बनाया। चेन रिपोर्ट हमने सबमिट की नवंबर 2021 को। तो उसमें माननीय भीमराव जी अंबेडकर और कैप्टन प्रवीण निखाड़े जी, ऐसे दोनों को ही हमने ट्रस्टी बनाया। तो हमारी जो संख्या होती है वो 7। आप भीमराव जी अंबेडकर के साथ आए हैं, तो इसके वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए भी और पूरे बौद्ध समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए मैं मानता हूँ, क्योंकि जगह जगह से जो हमारे समाज की जो प्रतिक्रिया आती थी, उन्हें लगा कि चलो एक बड़े जो अलग अलग थे हम एक साथ में आए, और साथ में माननीय माँ उपासिका श्रीमती मीराताई आम्बेडकर जी को, उनको हमने संरक्षक बनाया, पैट्रॉन, कि भाई इतने वर्ष उन्होंने कार्य किया है, तो एक सम्मानजनक उनको पद संरक्षक के रूप में, और भीमराव जी आम्बेडकर उनको राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष। और अभी जो 31 मई को हैदराबाद में जो हमारी सेंट्रल कमेटी की बैठक है, तो हम उनके भी साथ ही हमने बोला कि 30-35 जो मुख्य कार्यकर्ता है उनको भी साथ में लाइए। और अभी जैसे हम मऊ में 14 अप्रैल को साथ में थे, नागपुर में हम साथ में थे एक ही मंच पे, अभी सूरत में कार्यक्रम हुआ 22 तारीख को, वहां पर हम साथ में थे। तो उनके जो जनरल सेक्रेटरी है जगदीश गवई जी, वे उन्होंने कहा कि हम 30-35 लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे, मतलब उस मीटिंग में रहेंगे। तो ये जो निचले स्तर पर ये जो है, मतलब एक समान, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, इस तरह से जो सीक्वेंस है ये पूरे भारत में एक जैसा दिखेगा। तो मुझे आशा है कि माननीय भीमराव जी, और हमें भी लगा कि बाबा साहब का परिवार भी ये हमारे साथ जुड़ना चाहिए, और ये जो है पूरे समाज में एक बड़ी उम्मीद बनी हुई है, उम्मीद कि अब जो है ये संस्था का कार्य यानी काफी आगे बढ़ेगा। तो ये एक उपलब्धि ये मैं मानता हूँ अपने जीवन की। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस कार्य में आपने देखा कि राजरत्न अंबेडकर जी भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा के लिए कार्यरत है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, अगर आप जानते होंगे राजरत्न अंबेडकर जी के संबंध में, तो सर्वप्रथम वे और उनके पिताजी माननीय रामदास जी आठवले, उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी थी, उस रिपब्लिकन पार्टी में काम करते थे। राजरत्न अंबेडकर जी तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वडाला का जो कॉलेज है, महाविद्यालय वडाला में, वहां पे कार्यरत है। अब वहां से वे माननीय वामन मेश्राम जी,
उनके अंतर्गत जो वामछेप है या भारत मुक्ति मोर्चा है, उसमें वे जनरल सेक्रेटरी थे, राजरत्न आम्बेडकर जी। और आपको विदित होगा कि 2014 में राजरत्न आम्बेडकर जी ने यानी भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से वो चुनाव भी लड़ा था। तो उनकी जो कार्यशैली थी वो राजनीति के इसमें थी। और अचानक ये अशोक आम्बेडकर जी के पुत्र है वे। अब आप ये बताइए कि जो व्यक्ति इलेक्शन चुनाव लड़ा था, तो क्या भारत मुक्ति मोर्चा, हाँ, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? राजरत्न जी आम्बेडकर फिलहाल बहुत ही चर्चे में है। हाँ। वो हर जगह दिखाई देते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उनका भी कार्य जारी है। और महाराष्ट्र में भी नहीं, महाराष्ट्र देश में और विदेश में भी वो जाते हैं उनके इस कार्य के लिए, भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? जैसा मैंने कहा है कि राजरत्न आम्बेडकर ये माननीय वामन मेश्राम जी के साथ जुड़े हुए थे। रामदास आठवले जी को छोड़कर वे फिर भारत मुक्ति मोर्चा में गए और राजरत्न आम्बेडकर जी को उस कार्य करने के लिए प्रति माह 25,000 रुपये दिया जाता था। और उनके पिताजी अशोक आम्बेडकर जी उनको वामछेप में काम करने के लिए 15,000 रुपये देता था। यह हमारे एविडेंस है, मैंने आपको भी भेजे हैं वो। और वो 2014 में चुनाव भी लड़ा था। बुद्धिस्ट सोसाइटी के इसमें कार्य में इतने वर्ष मैंने काम किया, वे कभी दिखाई नहीं दिए। ना तो वे कभी सदस्य रहे, ना उसमें कोई एक्टिव ऐसा भाग नहीं लिया, क्योंकि वो भारत मुक्ति मोर्चा में उधर कार्यरत थे। अचानक, और मैंने कहा ना कि ये अशोक आम्बेडकर जी के पुत्र, अशोक मुकुंदराव जी आम्बेडकर जी के पुत्र राजरत्न आम्बेडकर 2013 में जब हमारा 21 जून 2013 को जब हमारे पक्ष में हाईकोर्ट का निर्णय लगा, तो हमें हमारे बिना जानकारी के अशोक आम्बेडकर जी ने, ऐसे 6 लोग थे, तो जिसमें अशोक आम्बेडकर जी, राजरत्न आम्बेडकर, उनका भाई है वो अपना संदेश आम्बेडकर, ये एक ही परिवार के 3 लोग और 3 लोग अन्य, ऐसे 6 लोग एक कमरे में बैठे और एक उन्होंने वो प्रोसीडिंग बनाई, जनरल मीटिंग की उनको संज्ञा दी और चेन रिपोर्ट उन्होंने चैरिटी कमीशन को सौंप दी। अब आप ये बताइए कि जो ट्रस्टी चेयरमैन हमारे डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी थे, उनको बिना सूचना के, क्योंकि 21 तारीख को रिजल्ट लगा और इन्होंने बैठक ली 25 तारीख को, और अभी राम ज्योतिकर साहब को वो लिखते हैं एब्सेंट करके। अरे तुमने क्योंकि जब भी बैठक होती है उसका पहले नोटिस निकलता है, 10-15 दिन पहले सबको सूचना दी जाती है। और जब सेंट्रल कमेटी यानी कार्यरत है, कई मौके पे हमारे अशोक आम्बेडकर जी हमारे उसमें बैठक की अध्यक्षता की है, कई अधिवेशनों में वो हमारे साथ में रहे, तो हमको बिना जानकारी के वे कैसी क्या बैठक ले सकते हैं? और वे जो लोग थे वो कोई सदस्य भी नहीं, और उन्होंने चेन रिपोर्ट चैरिटी कमीशन में सबमिट की। तो हम कोई भी, जैसे कार्यालय में होता है, हम कोई एप्लीकेशन देते हैं और वो कार्यालय से अपने को स्टैंप मिलता है, रिसिट,
तो उसी तरह से चैरिटी कमीशन में इन्होंने अपनी चेंज रिपोर्ट दी और चैरिटी कमीशन से हमें उनको यानी स्टैंप लगा के मिला कि भाई आपका मतलब चेंज रिपोर्ट प्राप्त हुई। लेकिन प्राप्त होने से वे ट्रस्टी तो नहीं बन सकते, ना अध्यक्ष बन सकते हैं। अशोक आम्बेडकर जी का निधन हुआ 2017 में। उन्होंने वो जाके मीराताई आम्बेडकर जी को बोला कि अब मैं आप ही अध्यक्ष रहिए, आपके सहयोग से हम कार्य करेंगे। और दूसरे दिन ही उन्होंने वो बदल गए कि आप अध्यक्ष नहीं बन सकते। और स्वयं अशोक आम्बेडकर जी के स्थान पे फिर वही लोग, और अशोक आम्बेडकर के स्थान में उन्होंने अपनी माता जी को लिया, अश्विनी आम्बेडकर। मतलब एक ही परिवार के 3 लोग और 3 अन्य जो मुंबई के हैं, उनको लेकर एक फिर बैठक उन्होंने बुलाई अपने घर पर ही, अपने रूम पर, और बैठक में फिर से चेंजेस किया और अशोक आम्बेडकर जी के स्थान पे वो ट्रस्टी चेयरमैन बने। आज जो लिखते हुए दिखाई देते हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष और ट्रस्टी चेयरमैन। अब मेरा सवाल ये है, जब शेड्यूल 1 के कॉपी में डॉक्टर एसवी रामटे के ट्रस्टी चेयरमैन बने हैं, क्योंकि अशोक आम्बेडकर जी 1982 से लेकर 1994 तक ट्रस्टी चेयरमैन थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, ट्रस्टी रहे चेयरमैन डॉक्टर एसवी रामटे जी। अब जब शेड्यूल 1 में ये दिख रहा है कि ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर एसवी रामटे जी, तो ये अशोक आम्बेडकर जी तो ट्रस्टी चेयरमैन नहीं रहे ना। और जो डॉक्टर एसवी रामटे जी के मृत्यु के पश्चात, उनका निधन 2001 में हुआ, तो वाइस प्रेसिडेंट जो डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी थे, वे ट्रस्टी चेयरमैन बने, यानी मीटिंग के समय मीटिंग। और अशोक आम्बेडकर जी ने भी वो उसको मान्य किया। कई ऐसे पत्र है उसमें ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर पीजी ज्योतिकर और ट्रस्टी चेयरमैन और ट्रस्टी के रूप में अशोक आम्बेडकर जी, ये दोनों की दस्तखत है, एविडेंस है हमारे पास। जब अशोक आम्बेडकर जी मान रहे हैं कि ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, तो उनके मृत्यु के पश्चात ये राजरत्न आम्बेडकर ये कैसा दावा कर सकता है कि अशोक आम्बेडकर ट्रस्टी चेयरमैन थे करके? तो यही यहाँ पे यानी झूठा। और अभी बोर्ड पे नहीं आया, सुनवाई नहीं हुई है। अगर जब सुनवाई होगी ना, अभी शीघ्र सुनवाई होने वाले, तब पता चलेगा कि 21 जून को जब हाई कोर्ट का निर्णय हुआ, 4 दिन के पश्चात ही आपने बैठक कैसे क्या ली? 4 दिन के पश्चात ही बिना नोटिस के ट्रस्ट की बैठक, ये कोई घरगुती या परिवार की तो बैठक नहीं थी, ट्रस्ट की बैठक थी। तो 4 दिन के भीतर ही वो ट्रस्ट की बैठक कैसी क्या बिना नोटिस के? और जो हमारे ट्रस्टी चेयरमैन है डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, उनको आमंत्रित न करते हुए, हम लोगों को भी विश्वास में न लेते हुए, ये सेंट्रल कमेटी रहते हुए भी वे मीटिंग कैसे ले सकते हैं बिना इसके? और ज्योतिकर साहब को अब्सेंट बता दिया। और इस तरह से उन्होंने इसलिए मैंने अपना जो पिछले टाइम जो मैंने अपनी बातें रखी थी, तो राजरत्न आम्बेडकर के बारे में मैं यही कहूंगा कि जैसे अपने मराठी में एक मन है कि आयत्या बेड़ावर नागोबा, यानी बिना कुछ किए, ना सदस्य, ना इतना जो हमारा जो कोर्ट कचहरी का कार्य हुआ उसमें कोई भी ना आर्थिक मदद, और एकदम से वो स्वयं को भी ट्रस्टी चेयरमैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। तो ये मेरे समझ से परे है। लोगों को गलत यानी जानकारी वो दे रहे हैं, लोगों को भ्रम में रख रहे हैं कि भाई वे अध्यक्ष है और ये है करके। अब लोग तो ये पूछेंगे नहीं कि भैया तुम अभी अभी आए हैं, 2017 के पहले समाज ने ये नहीं जाना। महाराष्ट्र का तो ठीक है, कुछ एरिया में जानते होंगे कि भाई राजरत्न आम्बेडकर बामसेब की वजह से, लेकिन बाकी राज्यों में तो पता ही नहीं कि ये राजरत्न आम्बेडकर कौन है करके। 2017 के बाद जब ये बुद्धिस्ट सोसाइटी में आए, और आते से ही वे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, अखिलेश यादव से मिलने गए और उन्होंने एकदम डायरेक्ट
ये कर दिया कि भाई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आपको समर्थन देती है। अरे धम्म का काम, हमारी ये धम्म की संस्था है, ये राजनीति से क्या लेना देना। अरे जिस परिवेश से वे राजरत्न आए हुए हैं, जिस परिवेश से, क्योंकि उनके पिताजी भी अशोक आम्बेडकर जी 1998 में बीजेपी में गए थे, बीजेपी में रहे, बीजेपी के बाद वे राष्ट्रवादी में गए। तो ये जो उनका परिवेश रहा, राजनीतिक रहा, और ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से ये अपनी राजनीति को पुख्ता करना चाहते, ऐसा मेरा मानना है। और आपने देखा होगा कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे नागपुर में कहाँ पे जगह है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जगह जगह लोगों से पैसे मांगते हैं। देखिए हमारा पैन कार्ड होते हुए भी बुद्धिस्ट सोसाइटी का, साथ में हमारा अकाउंट होते हुए भी उन्होंने अलग से अकाउंट खोला है, अलग से पैन कार्ड यानी वहां पे खोला लिया हुआ है। तो ये इंक्वायरी होगी, बनवाया है, तो ये जो है उसमें इंक्वायरी तो होगी। अभी ये कोरोना काल में हम कुछ कर नहीं पाए, ज्योतिकर साहब ने भी कंप्लेन की हुई है, और ये अभी जो है ये इसकी जो इंक्वायरी शुरू होगी, और जो पैसा है डायरेक्ट ऑनलाइन ये वगैरह अपने खाते में वो जमा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि हम जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी के कोई भी कार्य रहा तो हमारी संस्था का ये होता है, हमने कभी लोगों के सामने पैसा नहीं मांगा, और ये जगह जगह जहाँ पे भी कार्यक्रम होता है वहां पे पैसे की बात करता है कि मुझे ये करना है वो करना है करके। तो और हमने एक प्रयास भी किया था, ये बाप बेटे दोनों रामदास आठवले जी के यहाँ गए, और उन्होंने कहा अशोक आम्बेडकर जी की कि मेरे बेटे को ट्रस्टी बना दीजिए। उन्होंने मुझे फोन किया, रामदास जी ने, हम 5 ट्रस्टियों को वहां पे बुलाया, बांद्रा में बैठक हुई, आठवले साहब वहां पे उपस्थित थे। बात हो रही थी कि राजरत्न आम्बेडकर को ट्रस्टी बनाना, तो हम सहमत हो गए कि चलो उनको ट्रस्टी बना लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब बैठक मतलब जो हुई भोजन वगैरह करने के पश्चात वे एकदम बोलने लगे कि क्योंकि हमारे इसमें यह है कि मैक्सिमम 60 ट्रस्टी, 60 से ऊपर 8वां ट्रस्टी नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि 60 ट्रस्टी में से 4 ट्रस्टी मेरे चाहिए, यानी हमारे चाहिए, और 3 ट्रस्टी तुम्हें। तो आप ये बताइए, जिन्होंने ये संस्था को यहाँ तक लाने में जिनका सहयोग रहा, समझ रहे ना, एक ट्रस्टी की तो बात हमने मान ही लिया था, लेकिन वो कहते कि मेजॉरिटी हमारी चाहिए, मेजॉरिटी हमारी चाहिए, संस्था हमारी चाहिए। तो क्यों भाई, यानी अम्बेडकर नाम है इसलिए, या अशोक आम्बेडकर का जी भी ऐसा कोई योगदान नहीं रहा कि भाई ये संस्था को ये करने में, उलट यानी दस्तखत करने के लिए हम उनको पैसा देते थे। और एक और अशोक आम्बेडकर जी की बात हुई, 2007 तक वो हमारे बहुत अच्छे साथ में रहे, हर जगह वो मेरे साथ साथ रहते थे, 2001 से लेकर 2007। अचानक क्या हुआ कि वे एकदम कोर्ट में गए और बोले कि मैं, क्योंकि केस यानी उनके नाम से चलता था, मीराताई अम्बेडकर वर्सेस अशोक आम्बेडकर, एकदम गए हाई कोर्ट में और बोलता कि मैं ये केस विड्रॉ करना चाहता हूं। कोर्ट ने पूछा कि भाई क्यों विड्रॉ करना चाहता, तो उन्होंने बोला मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो न्यायाधीश ने पूछा कि भाई ये निर्णय जो है आपके कमेटी का है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं ये मेरा निर्णय है। तो उन्होंने बोला ट्रस्ट यानी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसमें निर्णय नहीं ले सकते, ये कमेटी ले सकता। तो वो जो विड्रॉ का है वो उनको मान्य नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो एफिडेविट दिया था अलग अलग, उस एफिडेविट की वजह से 2011 में इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन हुआ अशोक आम्बेडकर जी के ऊपर, जिसमें आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान था। और साथ में ये बात हुई कि जो स्टेटस को था इसकी वजह से हमारा वो रिकॉल हो गया। अब जब हाई कोर्ट का निर्णय, तो रिकॉल पूरा करने का और इनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे उसको दूर करने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। 1 साल लगा, 1 साल में 5 लाख रुपए हमारे खर्चा हुए, और वो भी उनकी दस्तखत करने के लिए उन्होंने उनको मुझे 50,000 रुपए देना पड़ा, चेक से हमने वो पैसा दिया। उनको बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए, और फिर
एक साल के पश्चात 2012 में वो रिकॉल जो हुआ था वो रीस्टेट हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 6 माह के अंदर ये निकाल होना चाहिए, और उसी की वजह से हाई कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई हुई अप्रैल में, 2 और 3 अप्रैल 2013 में। उसके 2 दिन के लिए मुझे 3,70,000 रुपए मुझे खर्चा करना पड़ा, यानी मेरे जेब के नहीं लेकिन सोसाइटी के ही है, और इनको तो एक पैसा भी नहीं लगा। इसलिए मैंने जो कहा कि आयत्या बिडावर नागोबा,